जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। आप लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे थे और आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कोई डेट नहीं, लेकिन अब आपको पता होगा कि आपकी परीक्षा की डेट घोषित कर दी गई। 23 अगस्त 2024 से आपकी पेपर डेट आ गई है, तो तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास मात्र देखें तो 25 से 26 दिन का टाइम बचा है। आप जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, क्योंकि अंतिम समय है। उसके बाद आप बाद में पछताएंगे अगर आप पढ़ेंगे नहीं। तो चलिए, आज हम फिर से एक क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्लास, सभी सब्जेक्ट मिक्स लेकर आते हैं हम। आपको पता होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 आपको पता होगा होने वाला है 23 अगस्त से। और सामान्य अध्ययन की यह क्लास होगी, जीके जीएस स्पेशल क्लास जिसे कह सकते हैं। इतिहास के 10 प्रश्न, भूगोल के 10 प्रश्न, संविधान के 10 प्रश्न, स्टैटिक जीके के प्रश्न, यह सभी हम अलग अलग कराने वाले हैं एक ही क्लास में। टॉप 50 प्रश्न लेकर आपके लिए आए हैं। एक बात सीधे से कह सकते हैं कि हम 38 प्रश्न जो आपके जीके जीएस के पेपर में आएंगे, उन 3800 प्रश्नों की तैयारी एक साथ हम आपको कराने वाले हैं। इससे पहले हम आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आपसे निवेदन बस यही करेंगे कि पिछली क्लासेज को आप देखिए, उसके बाद इस क्लास को फिर से देखिए। चलिए, हम आपको आधुनिक इतिहास के कुछ प्रश्न कराए थे कल, और आज फिर हम आधुनिक इतिहास के कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण लेकर आए हैं, क्योंकि हमने आपसे पहले ही बताया कि आधुनिक इतिहास से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं पेपरों में। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपसे कहा जा रहा है बिहार में 1857 की क्रांति, जो कि पता होगा कि 10 मई 1857 से यूपी की मेरठ से स्टार्ट हुई, इसलिए 1857 की क्रांति को आपको डिटेल से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो हम आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कौन किया? अहमद उल्ला ने किया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया, या स्वामी दयानंद ने किया, या कुंवर सिंह ने किया? चलिए, माफी चाहते हैं, कुंवर सिंह ने किया। चलिए, तो डी ऑप्शन हमारा सही जाएगा, कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह कहाँ के नेता थे? तो ये नेतृत्व किए थे बिहार में जगदीशपुर, एक गांव था, वहां से ये नेतृत्व किए। 80 साल के ऊपर ये इनकी उम्र थी। सोचिए, 80 साल की उम्र में अगर ये अंग्रेजों से लड़ाई कर सकते हैं तो कितने बहादुर आदमी थे ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर 1857 की क्रांति देखिए, 1857 की जो विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम क्या हुआ? आपसे कहा जा रहा है 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम क्या हुआ? ए ऑप्शन, विदेशी शासन का अंत हो गया। बी ऑप्शन, राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। सी ऑप्शन, अखिल भारतीय संघ का गठन हुआ, या उपरोक्त सभी। चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। चलें, अगर बात की जाए 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम क्या हुआ, तो इससे भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का जन्म व विकास हुआ। मतलब हमारा जन्म एवं विकास हुआ, तो मतलब यह होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा, निवेदन बस इतना करेंगे कि आप क्लासेज को देखिए। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। अंतिम 25 दिन की तैयारी आप कर रहे हैं, समझ लीजिए 25 ही दिन आप मानिए, उससे ज़्यादा मत मानिए, क्योंकि अगर आप अधिक दिन, 1 महीने 2 महीने मान लेंगे वो भी गलत होगा। हम आज कितने तारीख है आपको पता होगा, आज 26 तारीख हो गई, आपका 23 तारीख से पेपर है। 23 समझ लीजिए 26-27 दिन आपका पेपर है। ठीक है, 23 अगस्त का आपका पहला पेपर होगा। 5 दिन आपका पेपर होगा इस बार, 5 दिन। अगली बार 17 और 18 को हुआ था, मतलब 2 दिन पेपर होता। इस बार जो होगा पेपर 5 दिनों में आपका पेपर करा लिया जाएगा। चले अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं शताब्दी की प्रारंभ में सांस्कृतिक जागरण की अग्रदूत कहे जाते थे। कौन कहे जाते थे? स्वामी दयानंद कहे जाते थे, रविंद्रनाथ टैगोर कहे जाते थे, नाना साहब कहे जाते थे, या राजा राम मोहन राय कहा जाता था। किसे? तो डी ऑप्शन, राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल पर जरूर जुड़िए एक बार, क्योंकि हम 10-10 प्रश्न एक ही क्लास में लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट कराने वाले हैं। तो बने रहिए। अगर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस भी चाहिए तो हम आपको मैराथन भी उपलब्ध करा देंगे। आप इतिहास के कहेंगे मैराथन उपलब्ध कराएंगे, भूगोल का कहेंगे भूगोल का उपलब्ध कराएंगे, संविधान से संबंधित जो राज्य व्यवस्था है उससे करा देंगे, स्टैटिक जीके की करा देंगे, हिंदी की करा देंगे। जैसे आपको क्लास अच्छी लगी आप बताए ना, उस प्रकार की क्लासेज हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या आचार्य देवेंद्रनाथ टैगोर, या आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना किया था। चले, कब किया था अगर पूछा जाए तो 1867 में बम्बई में। ठीक है, 1867 सन लिख लीजिए, 1867, और मुंबई में लिख लीजिए। ठीक है, मुंबई। चले, मुंबई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न होगा हमारा, आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? आपसे कहा जा रहा है आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन राष्ट्रीय एकता, बी ऑप्शन धार्मिक सुधार, सी ऑप्शन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चले, आर्य समाज का जो स्थापना हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, आपसे यही पूछा जा रहा है। चले, तो आर्य समाज का जो उद्देश्य था वैदिक धर्मों को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब हम सभी चीजें आ गए, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सुधार, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यह सभी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताते रहिए आप लोग। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? अगर आप लोग इस प्रश्न को हल्के में ले रहे हैं ना, तो अभी आप बने रहिए। आप भूगोल के प्रश्न ऐसे ऐसे लेकर आए हैं ना, आप आज से पहले आपने भूगोल के वो प्रश्न नहीं देखे होंगे। यकीन मानिए, इसके बाद जो भूगोल का सेक्शन स्टार्ट होगा उसको देखिएगा, तब आपकी तैयारी कितनी है आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न भी आए हुए पेपर में हैं। ठीक है, यूपीपी के पिछले पेपरों में आया हुआ प्रश्न है। चलिए, वेदों की ओर लौटो का नारा राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद, या महात्मा गांधी। चले, तो आपको पता होना चाहिए कि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। हमारा एक और उद्देश्य होता है कि हम कम समय में अधिक प्रश्नों को कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कम समय है आपके पास है, 25 दिन लगभग मान लीजिए है, तो 25 दिन में आप जितना अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। आपको 48 लाख लोगों में उन 60,000 लोगों में आना है जिन्हें वर्दी मिलनी है, तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? क्या गीता रहस्य है, क्या वेदों की ओर लौटो है, सत्यार्थ प्रकाश है, या कर्म योग है? चलिए कमेंट करके बताइए। चले, आपको पता होगा कि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, तो वह हो जाएगा हमारा सत्यार्थ प्रकाश। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक अगर पूछा जाए तो दयानंद सरस्वती महोदय थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? आपसे कहा जा रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्या 1897 में हुई थी, 1899 में हुई थी, 1901 में हुई थी, 1906 में हुई थी, कब हुई थी? चलिए बताइए। चले, रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो 1897 ईस्वी में हुआ था। आपको पता होना चाहिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो विवेकानंद ने किया था। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम यहाँ से भूगोल के प्रश्न कराने वाले हैं। इतिहास के लगभग 10 प्रश्न आप पढ़ चुके। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो निवेदन बस इतना करेंगे, पूरी क्लास को देखिएगा, उसके बाद खुद निर्णय करिएगा इस प्रकार की क्लासेज आपके लिए लाभकारी है या नहीं है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और रोजाना दोपहर 1 बजे हमारे क्लासेज को देखते रहिए। चलिए अब भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। जितने भी लोग इतिहास के प्रश्नों को सरल बोल रहे थे, एक बार भूगोल के प्रश्नों को देख लीजिए, उसके बाद आप कितनी तैयारी किए हैं यह खुद अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हम पहले प्रश्न का ही उत्तर देखते हैं कैसे होता है, आप बताइए। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न इससे पहले शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आजकल के पेपरों में एग्जामिनर जो है आपको उलझाना चाहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मध्य हिमालय क्षेत्र में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? आपसे कहा जा रहा है मध्य हिमालय क्षेत्र में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन क्या मर्ग कहा जाता है, बी ऑप्शन पटकाई कहा जाता है, सी ऑप्शन भाबर कहा जाता है, और डी ऑप्शन बजरी कहा जाता है। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताते रहिए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य हिमालय के क्षेत्रों में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहते हैं? मर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यह आप बता सकते हैं। चलिए
इन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। आपको याद करना चाहिए कि कश्मीर घाटी में मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहले प्रश्न में आपकी तैयारी का अंदाजा आपको खुद हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, पीर पंजाल श्रेणी जो श्रृंखला है किस हिमालय में अवस्थित है? पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय में अवस्थित है? ए ऑप्शन महान हिमालय, बी ऑप्शन मध्य हिमालय, सी ऑप्शन शिवालिक हिमालय और डी ऑप्शन ट्रांस हिमालय। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर हो गया मध्य हिमालय। चलिए, धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी मध्य हिमालय में स्थित हैं। तो यहाँ से 3 प्रश्न निकला। एक प्रश्न तो मध्य हिमालय हमारा सही हो जाएगा, आंसर सी बी सही हो जाएगा, माफी चाहते हैं बी सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्या कहा गया कि धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं, धौलाधर और महाभारत श्रृंखला जो है मध्य हिमालय में ही अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, शिवालिक हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आपसे कहा जा रहा है शिवालिक हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन बाह्य हिमालय, बी ऑप्शन लघु हिमालय, सी ऑप्शन महान हिमालय और डी ऑप्शन मध्य हिमालय। चलिए बताइए शिवालिक हिमालय को किस नाम से जाना जाएगा? चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए। तो शिवालिक हिमालय को हम बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मांड का क्या अर्थ है? आप लोग ब्रह्मांड भूगोल तो बहुत पढ़े होंगे। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए। चलिए हम आपको 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, उत्तर बताइए। ब्रह्मांड का क्या अर्थ है? क्या अंतरिक्ष होगा या सुव्यवस्था होगा या विश्व होगा या खगोल होगा? चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए ब्रह्मांड का उत्तर अर्थ बताइए। अर्थ तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड वस्तुतः अंग्रेजी के कॉस्मोस का पर्याय है, जिसका अर्थ होता है सुव्यवस्था। ठीक है, कॉस्मोस का अर्थ होता है सुव्यवस्था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पीड से तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लक्ष्य को पाना है तो लक्ष्य तक से जुड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य हमें तारों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है? आपसे कहा जा रहा है सूर्य हमें तारों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है? आप खुद अनुभव किए होंगे, आप देखे होंगे कितना बड़े आकार में सूर्य हमें दिखाई पड़ता है और रात को छोटे आकार में तारे हमें दिखाई पड़ते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? चलिए ए ऑप्शन विशाल आकार होता है उसका, क्या हुआ बड़ा होता है इसलिए बड़ा दिखाई देता है। बी ऑप्शन अधिक चमकीला होने के कारण, क्या हुआ अधिक चमकीला होता है इसलिए बड़ा दिखाई देता है। और डी ऑप्शन अन्य ग्रहों तारों की तुलना में पृथ्वी से निकटता है। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा और दूसरे की बात नहीं करना। अन्य तारों की तुलना में तारे बहुत ही ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन सूर्य जो है वह पृथ्वी के निकट पाया जाता है, इसलिए इसका आकार बड़ा दिखाई देता है। तारे बहुत ऊपर होते हैं इसलिए वह बड़ा होते हुए भी छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए इसका प्रश्न का जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रह शब्द की उत्पत्ति। आपसे कहा जा रहा है ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो क्या ग्रीक भाषा से हुई, क्या रोमन भाषा से हुई, क्या अंग्रेजी भाषा से हुई, क्या उपयुक्त सभी में हुई? चलिए बताइए ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? आपको पता होना चाहिए कि ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, प्लेनेट PLANET, ठीक है, प्लेनेट कहा जाता है, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाई से बना है और इसका अर्थ होता है चारों ओर घूमना। चलिए उत्तर बताइए। तो ग्रीक भाषा हमने इसमें शब्द में बता दिया, तो ग्रीक भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, सौर परिवार में शामिल हैं। आपसे कहा जा रहा है सौर परिवार में कौन कौन से शामिल है? तो केवल सूर्य एवं ग्रह शामिल होंगे और बी ऑप्शन है हमारा केवल सूर्य ग्रह एवं उपग्रह शामिल है। सी ऑप्शन हमारा केवल सूर्य ग्रह उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह शामिल हैं और डी ऑप्शन है सूर्य ग्रह उपग्रह एवं सभी खगोलीय पिंड शामिल हैं। चलिए बताइए उत्तर क्या होगा? चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए बताइए। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्य ग्रह उपग्रह एवं सभी खगोलीय पिंड शामिल होंगे। आपको पता होना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न कई पेपरों में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए एक बार,
चलिए लाइक करिए और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए। बाकी सब्सक्राइब करिए या ना करिए, आपकी इच्छा। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी या कल भी पढ़ना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। लेकिन अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिए अपने मित्रों तक, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि किसी चैनल पर उनके लिए फ्री में कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। ठीक है, अब अंतिम समय है, पढ़ लीजिए, 25 दिन और पढ़ लीजिए, उसके बाद आराम कर लीजिए वर्दी मिलने के बाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है, आपसे यही पूछा गया है इस प्रश्न में। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर पर स्थित है? चलिए, ए ऑप्शन 12 करोड़ किलोमीटर पर, बी ऑप्शन 13 करोड़ किलोमीटर पर, सी ऑप्शन 14 करोड़ किलोमीटर पर और डी ऑप्शन 15 करोड़ किलोमीटर पर। चलिए बताइए, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर सूर्य पृथ्वी से दूरी पर स्थित है। चलें, भूगोल का सेक्शन भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम यहाँ से पॉलिटी के या संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। पूरी क्लासेज को देखिएगा, उसके बाद खुद निर्णय करिएगा यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। चलिए क्लास को स्टार्ट आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न अब हम आपको कराने वाले हैं। हमने 2 सब्जेक्ट को कवर कर लिया, पहले इतिहास के प्रश्न देखे, उसके बाद भूगोल के प्रश्न देख चुके हैं। अब हम आपको संविधान से संबंधित प्रश्नों को कराने वाले हैं, जिसे आप भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं, उससे संबंधित प्रश्न कराने वाले हैं। तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलिटी से संबंधित संविधान का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ए ऑप्शन ब्रिटेन से, बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया से और डी ऑप्शन कनाडा से। चलिए बताइए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू, चलिए बताइए। तो क्या ब्रिटेन? जी हाँ दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना लिया है। चलिए आज हम आपको प्रमुख देशों के संविधान बनने में जो स्रोत भारत ने लिया है प्रमुख देशों से, उनसे ज़्यादा प्रश्न कराने वाले हैं। लगभग 5 से 6 प्रश्न उसी से संबंधित होंगे। उसके बाद जो प्रश्न बचेंगे दूसरे टॉपिक से संबंधित होंगे। चलिए, भारतीय संविधान के स्रोतों से आज हम अधिक से अधिक प्रश्नों को आपको कराने वाले हैं। अगर आप पेपर दे रहे हैं, आपको जानना चाहिए अपने संविधान के बारे में कुछ खास बातें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई भारत में, यह आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन कनाडा, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन ब्रिटेन। चलिए बताइएगा। चले जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और बताइए, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो कमेंट करते रहिए और बताते रहिए, उत्तर बताते रहिए और कमेंट करिए। चलिए, समवर्ती सूची आपको पता होना चाहिए कहाँ से लिया गया है। तो समवर्ती सूची की बात अगर की गई तो बताइए जल्दी से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए गए, आपको पता होना चाहिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? इससे पहले हमने देखा समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना अमेरिका से। अब हम आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करा रहे हैं। तो क्या जापान से लिया गया था, क्या जर्मनी से लिया गया, या रूस से लिया गया, या आयरलैंड से लिया गया? आपको पता होना चाहिए कि हम जो नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना लिए थे तो वह लिए थे आयरलैंड से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, न्यायिक पुनरीक्षण जो लिए थे हम वह अमेरिका से लिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से ले गया? अब यहाँ पर हम मौलिक कर्तव्य देखेंगे कहाँ से ले गया। हम आपको सभी रिपीट करते हुए चल रहे हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात किए थे तो आयरलैंड हो जाएगा, समवर्ती सूची की बात किए थे तो ऑस्ट्रेलिया से होगा, और पुनरीक्षण की बात की जाएगा तो वह हो जाएगा अमेरिका से। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना तो वह हो जाएगा अमेरिका से। अब आपको मौलिक कर्तव्यों को बताना होगा कहाँ से लिया गया था। क्या रूस से लिया गया था, ए ऑप्शन, क्या जर्मनी से लिया गया, क्या कनाडा से लिया गया, या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया? बताइए, आप लोग कमेंट करिए, बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए। तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस से लिया गया।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है आयरलैंड से लिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। न्याय पुनरीक्षण की संकल्पना जो है अमेरिका से लिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम आपको यह इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाले हैं, यह बताइए, इससे पहले आपने शायद इस प्रश्न को नहीं देखा होगा। चलिए बताइएगा, चलिए बताइएगा। प्रश्न है हमारा, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। किसे संशोधित किया जाना चाहिए? क्या पहली अनुसूची होगी या दूसरी होगी या तीसरी होगी या चौथी होगी? कौन सी अनुसूची होगी जिसे संशोधित करनी पड़ेगी? तो वह हो जाएगी पहली अनुसूची। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहली अनुसूची, किसी नए राज्य को बनाने के लिए हमें पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, तभी नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन पहली अनुसूची। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय कहाँ शामिल है? आर्थिक योजना विषय कहाँ पर शामिल है, आपसे यह पूछा गया है। चलिए देखते हैं, आर्थिक योजना विधि विषय कहाँ पर शामिल है। ए ऑप्शन संघ सूची, बी ऑप्शन राज्य सूची, सी ऑप्शन समवर्ती सूची और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, आर्थिक योजना विषय कहाँ पर शामिल है? तो उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची किसे कहते हैं? जहाँ पर केंद्र और राज्य के सरकारें मिलकर काम करती हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची से। संघ सूची केवल केंद्र सरकार, राज्य सूची आपको राज्य सरकार के बारे में पता होगा। तो हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आर्थिक योजना विषय समवर्ती सूची में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न। निवेदन बस यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। लाइक कर देंगे तो इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, और सब्सक्राइब करेंगे तब भी आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक मोटिवेशन। लाइक करिए, हमारे पता लगता है इससे कि आपको यह क्लासेज अच्छी लगी, इसलिए हम आपको लाइक करने को बोलते हैं। इससे हमें कुछ पैसा नहीं मिलने वाला लाइक करेंगे तो, और शेयर कर देंगे उससे भी कुछ पैसा नहीं बनने वाला। तो बस इतना है कि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचा दीजिए, बस हमारी मेहनत सफल हो जाए, बस यही चाहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? आपसे कहा जा रहा है रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है। ए ऑप्शन, क्या संघ सूची, क्या राज्य सूची या समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए, चलिए कमेंट करिए। रेलवे पुलिस की बात की गई तो यह हो जाएगा राज्य सूची का विषय। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, या आप उत्तर बताना हमें। प्रश्न है हमारा, पंचायत को संवैधानिक दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? चलिए बताइए, पंचायत को संवैधानिक दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रोवाइड किया गया है? आपको यही बताना होगा। चलिए बताइए, कमेंट करिए। क्या 245, 247, 241, 243? चलिए बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 243 के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला या कैसे लगी, या क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए कल फिर मिलेंगे दोपहर 1 बजे। आज की क्लास में बस इतना ही। आपके पेपर के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आपको 23 अगस्त को पेपर देना है, तो जुटे रहिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी भी आपको 25 दिन की तैयारी हम आपको कराने वाले हैं। महामाराथन क्लासेज भी लाएंगे, हिंदी की हो, इतिहास की हो, भूगोल की हो, पॉलिटी को, इन सभी मैराथन क्लासेज को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना है।